आप सबको मेरा नमस्कार। एक अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है। हम सबके जीवन को अर्थव्यवस्था टच करती है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं अभी के हालातों के बारे में, अभी की अर्थव्यवस्था के बारे में। एक जीडीपी का नंबर आया है, रुपया संभाले नहीं संभल रहा है, महंगाई सिर के पार है। पहले सुनते हैं मोदी जी के उस पर क्या विचार है, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, तीन बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे लगता है कि पूरी स्थिति डावाडोल हो चुकी है। ये मोदी जी का शब्द है, डावाडोल हो चुकी है स्थिति। ये मेरा शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का शब्द है। स्थिति वाकई में डावाडोल है और इसलिए अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी है, जिसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है मोदी सरकार। जीडीपी की जो दर 21 महीने में सबसे लो, ऑलमोस्ट 2 साल में सबसे लो 5.4 पर आई, उस पर चर्चा करनी है। विकास नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही है, महंगाई है, लोग अपनी बचत खर्चा करने को मजबूर हैं, उपभोग और निवेश घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट के 2.2% पे आ गई है, रुपया संभल नहीं रहा है, सब्जी की कीमतें 48% बढ़ गई हैं। और गोल्ड लोन, मोदी जी चुनाव में एक बात कहते थे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। वो अपनी बात करते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया है कि पिछले 7 महीने में, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% उछाल हुई है गोल्ड लोन पे। तो शुरू जीडीपी से ही करते हैं, जो गिरा बड़े धड़ाम से है। इसको फुल फ्रेम कर दीजिए, धन्यवाद। जीडीपी कुछ ऐसे गिरते गिरते धड़ाम से आवाज आई और जीडीपी गिरकर 21 महीने के सबसे कम आंकड़े पर आ गया और ये 5.4% है। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोथ कोई एक नंबर है, 5.4%, 6.7%। ये नंबर है कोई? ये कोई संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कितनी नौकरी बन रही है, कितना निवेश हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, आपकी क्या समृद्धि है। इसीलिए जब जीडीपी की ग्रोथ दर 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर आती है तो इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी को वो सूट नहीं कर रही है। मैंने बीजेपी के किन्हीं मंत्रियों को बोलते हुए देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीडीपी से। आपको नहीं पड़ता होगा, आपके अमेरिका में पढ़ रहे बच्चों को नहीं पड़ता होगा, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हम जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जीडीपी ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मानक है। और जीडीपी के गिरने का मतलब है कि निवेश कम हो रहा है, जीडीपी के गिरने का मतलब है उपभोग कम हो रहा है, नौकरियां कम बन रही हैं। हर तरह से जब जीडीपी, दूसरी तिमाही का जीडीपी जब गिर के 5.4% हुआ तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। यह करारा झटका है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नीति निर्माण वालों को, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आरबीआई हो, उनके पास सारा डेटा है, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके पास सारे आंकड़े आ रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है। अक्टूबर के महीने में आरबीआई ने दूसरे तिमाही का जीडीपी 7% पर एस्टिमेट किया था और वो गिरकर 6.8 या 6.9 नहीं 5.4% हुआ। आरबीआई को खबर ही नहीं है क्या हो रहा है इकोनॉमी में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस नंबर को 6.5% पर अनुमानित था, उनको पता ही नहीं है इकोनॉमी में क्या हो रहा है। निर्मला सीतारमण जी को ना अडानी स्कैम से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना जीडीपी से मतलब है, तो वो बैठी क्या करने के लिए है नॉर्थ ब्लॉक में। मतलब आरबीआई और सरकारी आंकड़ा जो फटाफट चेंज होना चाहिए था क्योंकि उनके पास पूर्वानुमान आ जाता है, उनको पता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, क्या हो रहा है इकोनॉमी में, उनको हवाला ही नहीं है, होश ही नहीं है। 7% का अनुमान लगा के बैठे जबकि जीडीपी 5.4% पे आ रहा है। और यह सच है कि जब 5.4% पे दूसरे तिमाही का जीडीपी आता है तो पूरे साल की जो इकोनॉमिक वृद्धि दर है, पूरे साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है,
वो 7% से घटकर 6.4, 6.5, 6% पर अब ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि लगातार अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। पहले बिंदु की बात करते हैं, खपत। खपत है उपभोग। आप लोग जो सामान खरीदते हैं, बाजार में जो शॉपिंग करते हैं, उसमें खाने का आइटम है, उसमें पहनने का आइटम है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें जूता, चप्पल, कपड़े, सब कुछ है। उपभोग हिंदुस्तान की जीडीपी का 60%, मतलब 2/3 हिस्सा है। और उपभोग गिरकर 5.9% पे हो गया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। 5.9% पे उपभोग हो गया है और सरकार को ना कोई खबर है ना वाकई में कोई चिंता है। उपभोग का मतलब है कि लोग कम खरीद रहे हैं, मतलब कम डिमांड है, मतलब लोगों के पास कम पैसा है और ये शहर और गांव में एक बराबर मंदी हो रही है। और जितना कम खरीदेंगे उतना कम निवेश होगा, उतनी कम नौकरियां बनेंगी और यह एक कुचक्र चलता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। एक बब्बर शेर तैयार किया गया था, आपको याद हो, हर जगह दिखता था नरेंद्र मोदी जी के साथ, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। फिर एक पीएलआई का झुंझुना बजाया गया। यह असलियत है। असलियत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग गिरकर 2.2% पर ग्रो कर रही है। यह असलियत है उस बब्बर शेर की और यह असलियत है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ दर मात्र 2.2% है, मतलब हमारी फैक्ट्रियों में कुछ बन नहीं रहा है और यह मेक इन इंडिया के बब्बर शेर की और पीएलआई जैसी चीजों की बखिया उधेड़कर यह नंबर रख देता है। हमारे कल कारखानों में जब कुछ चीजें बनेंगी तब निवेश होगा, तब नौकरियां बनेंगी। लेकिन यह असलियत है मैन्युफैक्चरिंग की। बब्बर शेर गर्जना तो दूर, मिमिया भी नहीं रहा है। 2.2% पर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है। क्या विदेशी धंधा पानी सब ठीक है? क्या विदेशी ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ठीक है? उसका भी जवाब ना है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग 2.2 पर है तो इसका मतलब है कि आप कम बना रहे हैं, मतलब आप कम आयात कर रहे हैं। जो पार्ट्स आते हैं, जो कल पुर्जे आते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है, वो आप कम आयात कर रहे हैं और वो दिख रहा है। एक्सपोर्ट जो है वो संकुचित हो गया है, उसकी ग्रोथ रेट कम नहीं हुई है, वो गिर गया है। इंपोर्ट 2.9% से गिर गया है। मतलब हमारे कल कारखाने क्योंकि कम बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कम इंपोर्ट हो रहा है। रॉ मटेरियल, ओईएम्स, जो कल पुर्जे होते हैं, वो सब कम बन रहे हैं। ये गिर गई है दर। ये बढ़ना तो छोड़ दीजिए, धीमी तो छोड़ दीजिए, ये गिर गई है। एक्सपोर्ट का भी यही हाल है। एक्सपोर्ट 2.8% पे ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है, जब ये ग्रो करता है तब इंडियन इकोनॉमी सुधरती है। जब इंडियन इकोनॉमी यूपीए के कार्यकाल के दौरान ग्रो करती थी तो एक्सपोर्ट 12 से 18 से 20% ग्रो करता था। आज वो एक्सपोर्ट 2.8% पे ग्रो हो रहा है। मतलब विदेशी बाजारों में आपके सामान की डिमांड तो कम है ही, जो विदेशी बिजनेस है उसमें आपका हिस्सा भी लगातार कम होता जा रहा है। ये एक्सपोर्ट की असलियत है। और जैसा कि मैंने कहा, कम उपभोग होगा तो कम निवेश होगा। लेट्स गो टू द स्लाइड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लीज। सरकार ने बड़े चालाकी से कहा कि पहली तिमाही में तो चुनाव हो रहा था तो हम खर्च कम कर पाए, क्योंकि बहुत सारा ये मंदी का जो कारण है ये सरकारी खर्चे से रिलेटेड है। प्राइवेट लोग तो खर्चा देखिए कर नहीं रहे, इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो सरकारी खर्चे के भरोसे ये नाव धीमे धीमे चल रही थी। लेकिन सरकारी खर्चे की असलियत यह है कि सरकार ने झूठ बोला। उन्होंने कहा पहली तिमाही में चुनाव था, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा था, इसलिए हम खर्चा नहीं कर पाए। यह झूठ है, यह सरासर झूठ है। पहली तिमाही में सरकार ने 4,15,00,000 खर्चे किए और दूसरी तिमाही में जब 5.4% ग्रोथ आई है तो 4 लाख करोड़ खर्चा किया। आपके पास तो कोई कारण नहीं था। जुलाई, अगस्त, सितंबर आप खूब खर्चा कर सकते थे, लेकिन आपने पहली तिमाही से भी कम खर्चा किया। तो कटौती आप कर रहे हैं, खर्च आप नहीं कर रहे हैं। आप खर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए उपभोग नहीं हो रहा है, निवेश नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही हैं, लोगों की मंदी आई हुई है, डिमांड नहीं है। यह असलियत है। सरकार आपको बोलेगी कि असलियत यह है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, वो झूठ है। आपने पहली तिमाही में ज्यादा खर्चा किया था, दूसरी तिमाही में आपने कम खर्चा किया।
इस सबका पहला प्रभाव नौकरियों पर पड़ता है। नौकरियों पर जबरदस्त संकट है। इस देश की 60-65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु में है। नौकरियों का ना होना और बेरोजगारी नंबर 1 से नंबर 10 समस्या है इस देश में। कितनी ही सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, कितने ही एग्जाम रद्द हो जाते हैं, न्यायालयों में अटके हुए हैं। और असलियत यह है कि मंदी का असर प्राइवेट सेक्टर पर भी है। आईटी सेक्टर को सनशाइन इंडस्ट्री कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए वहां सूरज चमकता रहता है। पिछले साल 1,30,000 नौकरियां खत्म हुई आईटी सेक्टर में, वो बनेंगी नहीं, अब खत्म हो गई। कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर 35-35, 40-40% आईआईटी बंबई जैसी जगहों में, आईआईटी पवई जैसी जगहों में अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आईआईएम्स में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो सोचिए मंदी का क्या आलम है। यह सिर्फ मैंने संकेत के तौर पर 1,30,000 आईटी कंपनी की जॉब्स खत्म हुई हैं। प्रहार क्या है, कमर कैसे तोड़ी जा रही है, यह सब तो हो रहा है। एक तरफ कमर तोड़ी जा रही है बड़े बड़े दाम बढ़ाकर। महंगाई मैन मोदी ने महंगाई की ऐसी मार करी है कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। महंगाई की जो आउटर लिमिट होती है 6%, उससे पार खुदरा दर है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 6% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और जो सब्जियों का दाम है वो 42% से ज्यादा है। आम आदमी चावल रोटी सब्जी खाता है, सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। क्या प्याज हो, क्या लहसुन हो, क्या टमाटर हो सकता है वित्त मंत्री ये कहने के बाद कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, अब कहती मैं टमाटर भी नहीं खाती हूं, रसम पता नहीं किस में बनाती होंगी। ये असलियत है। 42% से ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़े हैं, आग लगी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब से चुनाव खत्म हुआ, और यह एक असलियत है, चुनाव को खत्म हुए करीब करीब 6 महीने हो गए, जुलाई से दाम बढ़ने शुरू हुए। ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम है। हर महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है। हर महीने, जुलाई में बढ़ा, अगस्त में बढ़ा, सितंबर में बढ़ा, अक्टूबर में बढ़ा, नवंबर में बढ़ा और दिसंबर में भी बढ़ा। यह है असलियत। यह है वो आंकड़ा जो आप सबको याद रखना चाहिए। हर महीने एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है। अब मजे की बात सुनिए। सरकार कहती है, पेट्रोल डीजल की बात करो तो कहती है सीएनजी इस्तेमाल करिए। भाजपा शासित महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात जैसी जगहों में लगातार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। और असलियत यह है कि यूपी में सीएनजी का दाम पेट्रोल से ज्यादा है। यूपी के लखनऊ और आगरा में 96 रुपए के ऊपर सीएनजी बिक रही है और 95 पर पेट्रोल है। यह है सरकार की असलियत। ये किस तरह से लूट खसोट मचा रहे हैं, यह अभी आपको अगला ग्राफ में दिखेगा। एक बहुत बड़ा झुंझुना बजाया गया। यह है वो झुंझुना, $25 बिलियन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, $25 बिलियन हमने बचाए हैं रशिया से सस्ता तेल खरीदकर। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ उसका? आपको एक नए पैसे का फायदा हुआ क्या? आपके पेट्रोल, आपके डीजल, आपकी एलपीजी, आपकी चीजों के दाम कम हुए क्या? पेट्रोल में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की गिरावट आई क्या? सस्ता कच्चा तेल सस्ता है। रशिया से आपने तेल खरीदकर $25 बिलियन बचाए। आम आदमी को क्या मिला? जब कच्चा तेल महंगा होता है तो आम आदमी की जेब से आप लूटते हैं, लेकिन जब वो सस्ता होता है तो उसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सरकार खुद मुनाफाखोरी कर रही है। सरकार खुद आपकी जेब पर लूट कर रही है। ये लूट, ये मुनाफाखोरी नरेंद्र मोदी की सरकार ने मचा रखी है। $25 बिलियन रशिया के तेल से बचाए गए, लेकिन आपको मिला नील बटा सन्नाटा। यह असलियत है। अब जो मैं बात करने जा रही हूं वो बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि हम सब लोग, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है, 10 रुपए भी रोज के कमाएंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश यह रहती है कि 2 रुपए बच जाए, 1 रुपए बच जाए, अठन्नी बच जाए।
माँ बाप भी जब नौकरी लगती है, और आप में से बहुत से युवा साथी हैं, जरूर कहते हो कि बेटा थोड़ी बचत करके चलना। और हिंदुस्तान में बचत का कल्चर है, हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स का कल्चर है। 2019-20 में हमारी सेविंग्स थी करीब 11.6 लाख करोड़ रुपीस। 11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 2019-20 में हमारी सेविंग्स थी। 5 साल के अंदर वो घटकर 6.5 लाख करोड़ रह गई। करीब 44% सेविंग्स घट गई। जो बचत के लिए जमा करके पैसा गरीब आदमी, मध्यम वर्ग बैंक में रखता है, एफडी कराता है, कहीं म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, थोड़ा बहुत कोई बचत करके अपने बैंक अकाउंट में रखता है, आज वो मजबूर है क्योंकि नौकरी नहीं है, आय कम है, महंगाई की मार है, तो वो मरता क्या ना करता, वो अपनी भविष्य की बचत को घसीटकर खर्चा करने को मजबूर है। 44% बचत में कमी आई है। 44%। 11.5 लाख से ऊपर की बचत 6.5 लाख करोड़ पर आ गई है। यह बहुत मुश्किल बात है। एक तरफ लोग बचत अपनी खर्चा करने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते थे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आधा बोलते थे। यह नहीं बोला कि मैं ही आपका मंगलसूत्र छीनूंगा, मैं ही आपका मंगलसूत्र गिरवी रखूंगा। क्योंकि अगर आप गोल्ड लोन देखिए, सोना देकर जो लोग लोन लेने को मजबूर हैं, 7 महीने, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, कम आय है, आय बढ़ नहीं रही है, महंगाई की मार है, तो जो बचा सकता है, जो बचत थी उसको खर्चा कर रहे हैं। और अगर बचत नहीं है तो अपना जेवर, अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर लोग घर चलाने को, बच्चों को पालने पोसने को मजबूर है। 50.4% इंक्रीज हुई है गोल्ड लोन में 7 महीने में। मार्च के महीने में 1,02,562 करोड़ गोल्ड लोन की आउटस्टैंडिंग थी। वो 56% बढ़ के 1,54,000 करोड़ हो गई है। किसको फर्क पड़ रहा है? किसको फर्क पड़ रहा है कि मध्यम वर्ग की एक गृहिणी अगर अपने बच्चे को दूध या अंडा खिलाना चाहती है, अपने बच्चे की समय से फीस जमा करना चाहती है, तो उसके पास आज कोई उपाय नहीं है, जाकर वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख रही है। नरेंद्र मोदी ने आपका मंगलसूत्र छीना है। यह असलियत है। आपको याद होगा एक बयान, बोल देती हूं यहां पर, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अरे यहां का रुपया गिर रही तो है, वहां का नहीं गिरता है, हिंदुस्तान का रुपया क्यों गिरता है? कौन कहता था यह सब? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को मई 2014 में रुपया मिला 58 रुपए प्रति डॉलर। एक डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। और नवंबर आते आते नरेंद्र मोदी ने उसको 85 के पास पहुंचा दिया। 58 से 85 की छलांग मोदी जी ने लगाई रुपए के लिए। यह आपके सामने लेखा जोखा है। तो रुपया तो संभल नहीं रहा है, रुपया तो गिरता ही जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस गड्ढे को खोदकर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा ढूंढी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते थे। बीजेपी के कुछ बददिमाग लोग आपसे कहेंगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बड़ा हाई है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो बीजेपी के कोष से तो आया ही नहीं है। यह असलियत है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। पिछले कुछ हफ्तों में 48 बिलियन डॉलर आरबीआई ने खर्चे हैं रुपए को बचाने के लिए, और उसके बाद भी रुपया संभल नहीं रहा है। हमारा पीक फॉरेक्स रिजर्व अभी कुछ दिनों पहले 704 बिलियन डॉलर था, जो घटकर 22 नवंबर का जो लास्ट आरबीआई डेटा आया, आरबीआई हर क्वार्टर पे, हर तिमाही पे देता है, फोर्टनाइटली, वो डेटा 656 बिलियन डॉलर आया है। 48 बिलियन डॉलर आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से खर्चा किए हैं रुपए को बचाने के लिए, और उसके बाद भी रुपया मान नहीं रहा है, शतक लगाने की ओर बढ़ता ही जा रहा है। 85
रुपए प्रति डॉलर की कीमत है। लेकिन अगर हर बार की तरह कोई संकट मोचक बना है तो वो हिंदुस्तान का किसान है। हिंदुस्तान का किसान इसलिए संकट मोचक है क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ इज द ओनली थिंग दैट इज इन द पॉजिटिव। 3.5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ अनुमान से ज्यादा है, और ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जो कोरोना के समय भी आपकी संजीवनी बने थे। ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जिनके लिए आपने दिल्ली के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन लगा दिए। ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जो अपने लिए अपनी उपज का उचित मूल्य और अपने भूमि अधिग्रहण का उचित आंकड़ा मांग रहे हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी है। ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जो 27 रुपए प्रतिदिन का कमाते हैं और उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। और उन किसानों को आप आतंकी, मवाली, गुंडे न जाने क्या क्या कहते हैं। आप में से जो लोग यूपी में नोएडा, गाजियाबाद की तरफ रहते होंगे, पूरे दिल्ली के बॉर्डर कल सील थे। क्यों सील थे? राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती है, क्योंकि कुछ किसानों ने कहा कि हम दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ किसान बाबा साहब अंबेडकर के प्रेरणा स्थल जाना चाहते थे। मैं खुद नोएडा में रहती हूं और जेसीबी लगा लगा के किसानों को रोका गया था। यह किया था इस सरकार ने, इस अत्याचारी सरकार ने उन किसानों के साथ जिन्होंने आपकी अर्थव्यवस्था को थामा हुआ है। और इस सबका परिणाम है कि पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ को ब्रोकरेजेस ने एक के बाद एक लगातार नीचे कर दिया है। चाहे वो नमूरा हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे वो सिटी ग्रुप हो, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, मॉर्गन स्टैनले हो, कोटक हो, सब ने अनुमानित जीडीपी दर इस पूरे वर्ष की घटा दी है, क्योंकि 5.4% का जो जीडीपी का झटका लगा है उससे उबर नहीं पा रही है अर्थव्यवस्था। और मैं अंत में सिर्फ इतना कहती हूं कि ये जो कुचक्र नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है, कम विकास, लो ग्रोथ मतलब कम नौकरी मतलब कम आय के साथ साथ महंगाई की मार, लोग अपनी बचत खर्च करने को मजबूर हैं, डिमांड कम है, कंजम्पशन कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो ग्रोथ कम है। इस कुचक्र से यह देश कब बचेगा? और क्या नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़ता है या वो सिर्फ अडानी के बचाव में जुटे रहेंगे? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों का असर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पे पड़ रहा है। असलियत यह है कि असली आर्थिक चुनौतियों को ना वो समझना चाहते हैं, ना उनको फिक्र पड़ती है। लेकिन बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है, स्थिति डावाडोल है, जीडीपी की ग्रोथ घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिरता जा रहा है, नौकरियां हैं नहीं, आय है नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति को सेफ रखने में जुटे हुए हैं, और वो एक व्यक्ति गौतम अडानी है। आई विल वेरी क्विकली just make a very brief statement in English on this. If we can go over the same slides, please. You've already heard Narendra Modi and what he had to say about India's economy as Chief Minister of Gujarat. The reality is that India's economy is seeing a very, very toxic concoction of low growth, low investment, low consumption, no jobs, no wages, people drawing into their savings. And the reality is that the GDP shocker for the second quarter at 5.4% means less economic activity, less economic opportunities. From 6.7, let's go to the next slide, please. From 6.7 to 5.4% in the second quarter, it is a shocker. But what is more shocking is that the RBI and the government of India, the Ministry of Finance, was caught completely unaware. They had no idea what's happening in the Indian economy. They have access to high frequency data, they have access to macroeconomic indicators, and yet RBI held the economic growth forecast at 7% for the second quarter, and Ministry of Finance held it at 6.5%. But it came neither at 7% nor at 6.5%, it came at 5.4%. And this impacts you. Anybody who believes that GDP is just a number, it doesn't impact you, think again. GDP is a measure of economic activity, it's a measure of consumption, investment, jobs, it's a measure of your prosperity. So a low GDP means you are far less prosperous. And as a consequence, the full year GDP growth has been revised sharply down by most brokerages. Let's go to the consumption side, please. Yes, right there. Before this, please.
India's consumption is 60% of India's GDP. That has slumped. There is a huge dent in demand, and consumption has come down to 5.9%, which essentially means that Indians living in villages and in cities are not buying, which essentially means that private consumption, which essentially means that demand has taken a big hit, corporates are reporting less profit, and the reality is that this demand feeds into low investment. But before I talk about low investment, let me talk about manufacturing. This is India's manufacturing rate, 2.2%. And this exposes the reality of the fake Make in India, the farce of PLI scheme, because manufacturing is growing at merely 2.2%. India's factories are not operating. India's factories are not making products because people are not buying them, and as a result, they are not investing. As a consequence, external trade is hit. If you see import growth, it has shrunk by nearly 3% because raw material, products, parts are not being imported, considering manufacturing itself is not happening. External trade, exports have taken a hit as well, growing at only 2.8%. For any economy to clock in a robust rate of growth, exports will have to grow. India's share in global exports has gone down consistently, but this government doesn't seem to care. The reality is that people in the Commerce and Industry Ministry don't even track data. They don't know that India's FDI has been falling. They are not aware that India's share in the global FDI pie has gone down and India's share in global export is going down. This is how sharply it has fallen, with a growth of only 2.8%. And as a consequence, low investments. Who's investing? The private sector is not investing because the private sector is not putting money where its mouth is. The private sector doesn't trust you, doesn't trust your policies, and so it's not taking the leap of faith. So the only engine of growth was actually government expenditure. But the government doesn't seem to be spending either, and which is why the slump. The government will tell you that in the first quarter we had general elections, in the April, May and June quarter, and there was a model code of conduct, so we didn't invest. That's a big fat lie. Because the reality is that in the first quarter, the government invested 4.15 lakh crore rupees. And in the second quarter, where we have seen the GDP shocker, the government invested merely 4.01 lakh crore rupees. Why did the government spend less money in the second quarter as compared to the first? There was no model code of conduct. There was no reason why the government should have spent less. Low investments, low growth, everything means less jobs. Lakhs of vacancies in central government, lakhs of vacancies in states. One after the other, exams are being leaked. And as a result, sunshine sectors like IT itself are not remaining untouched. India's IT sector lost 1,30,000 jobs. This is just a number I've put on the table for you to realize how deep the slowdown is and how big the financial crisis is. But amidst all of this, there are back-breaking high prices. Retail inflation, CPI, well above the 6% comfort zone of both the RBI and the government. Vegetable prices have seen a rise of over 42%. Over 42% jump in vegetable prices. The finance minister once famously said, I don't come from a family that eats onion and garlic. Well, all of us do. She may turn around and now tell you, I don't come from a family that eats bindi or tomato or any other thing like that. But this is the reality. India's poor and India's middle class is not being able to put 2 square meals on the table because inflation numbers are so high. This is the number for the commercial LPG cylinders. From the time this government has been sworn in, every single month, LPG prices, commercial LPG prices have been revised upwards. July, August, September, October, November, December. This is a chart and how steep the rise has been. They turn around and tell you buy CNG instead of petrol and diesel each time you talk about petrol. Guess what? CNG prices in UP, in Maharashtra, in Gujarat, all BJP ruled states have gone up sharply. In the state of Uttar Pradesh, where I come from, in Agra and in Lucknow, CNG is costlier than petrol. CNG is over 96 rupees and petrol is at 95. That's the kind of steep price hike that CNG has seen.
But each time you talk about fuel prices, the government turns around and tells you, we have saved $25 billion by importing Russian crude oil. Good for you. What about us? What did we gain out of it? Did our fuel bills go down? Did petrol, diesel, LPG become less costly? No, they did not. $25 billion is what the government saved. You got a big fat zero. Because the government decided to profiteer, the government decided to do the oil loot by itself. Savings were at 11.6 lakh crore rupees in 2019-20. They have almost halved to 6.5 lakh crore rupees, a drop of 44%. What does this show? People have less jobs. People have less income. People are forced to spend their future savings. This is what it shows. Gold loans. Mr. Modi was talking about Mangal Sutra. The reality is Mr. Modi is taking away your Mangal Sutra. He is taking away your gold because in the first 7 months of this financial year, gold loans have gone up by 50.4%. People are pledging their gold to run their households. 1,02,562 crore rupees was the outstanding on gold loans in the month of March, which has gone up by 56% to cross 1,54,000 crore rupees. People are drawing their savings, people are pledging their gold. The Prime Minister once famously said that each time the rupee falls, the dignity of the Prime Minister also falls. I wonder what does he have to say when rupee continuously falls from 58 to $1 that he inherited in May 2014. Rupee is almost close to 85 to $1, well on its way to hit a century. This is the rupee. And the RBI has spent close to $48 billion in the last few weeks to control the rupee. They have failed to do so. From the highs of $704 billion of forex reserves, we are down to $656 billion, the last reported number. $48 billion spent, and yet the rupee, the fall just about continues. The only silver lining in this very dark cloud is agriculture, which has grown at 3.5%. And guess how Mr. Modi treats the farmers of this country? They're not allowed to enter Delhi. You've seen the barricading. You've seen the riot control vehicles. You've seen the water cannons. You've seen the big police deployment of Amit Shah. Why? Why can farmers not come to Delhi? What are they asking? They're asking for fair price of the produce, and they're asking for fair compensation as far as land is concerned, the land acquisition. Why can they not be allowed? A farmer that earns 27 rupees a day is actually holding this Indian economy and anchoring it. Last but not the least, as a result, a whole host of brokerages from Nomura to Goldman Sachs to Citi to ICICI Securities to Morgan Stanley to Kotak have all downgraded full year growth forecast, which essentially means growth will be lower, consumption will be lower, there'll be fewer jobs, there'll be lesser investment, there'll be lower incomes, people will have to draw into their savings. This is a vicious cycle. If we can go to the last slide, please. This is the vicious cycle in motion that Narendra Modi has put, and he is not being able to control it. Does he care? Clearly not. He only cares about the safety and the prosperity of one person in this country, and that one person is Gautam Adani. He gives two hoots to what happens to India's middle class, to what happens to India's poor, because this chart here tells you low growth means no jobs, low income, high prices means a drop in savings, low demand means low investment. That's the vicious economic cycle. Why can we not break it? Because the government of the day doesn't seem to care. तो मोदी जी ने जो डावाडोल स्थिति कही थी, वो बिल्कुल सही कही थी. स्थिति डावाडोल है, लेकिन क्या उनको फर्क पड़ता है? उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है. आपके सवालों का स्वागत है. अगर सवाल आप पहले इस पे रखिएगा तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी. किसानों का आंशिक धरना चल रहा था, अब उन किसानों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. किसानों से मोदी जी की क्या दुश्मनी है, मैं नहीं समझ पाती हूं. 750 किसानों की शहादत हुई. आपसे किसी ने कहा किसान मर रहे हैं, आपने कहा मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं. 750 किसानों की शहादत के बाद आपने घुटने टेक कर चुनाव के चलते अपने काले कानून वापस लिए. अगर समय से ले लिए होते तो 750 किसानों की शहादत नहीं होती. 1.25 साल तक इस देश का अन्नदाता जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओला, आंधड़ के नीचे
अपना हक मांगने के लिए बैठा रहा। आपने उसको झुंझुना दिया, मैं एमएसपी करूंगा, आपने अभी भी एमएसपी नहीं करी। ये जो किसान थे ये ग्रेटर नोएडा में बैठे थे, महीनों से इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था, इन्होंने कहा हम दिल्ली जाना चाहते हैं, आपने दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए। वो बाबा साहब के प्रेरणा स्थल गए, आपने वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या गलती है इन किसानों की कि वो इस देश के अन्नदाता हैं, कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को और इस देश को संभाले रखा हुआ है। 27 रुपए कमा रहा है इस देश का किसान, आपने उसको लूटा है जीएसटी लगाकर, उसकी खाद पर, उसके कीटनाशक पर, उसके खेती के सामान पर, उसके डीजल को आपने महंगा किया। और झुंझुना देते हैं आप, हम आपको कुछ पैसे देते हैं, जो लूट कर रहे हैं उसका क्या? जब जब किसान अपने हक की बात करेगा उसके लिए सड़कें खुदवा दी जाएंगी, कीले गड़वा दी जाएंगी, बैरिकेडिंग लग जाएगी, दंगा नियंत्रण वाहन लग जाएंगे, वाटर कैनन लग जाएंगे, पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, न जाने क्या क्या लग जाएगा। जेल जाना चाहिए अडानी को, हेरा फेरी, जालसाजी और घूस देने के मामले में। उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार, सदन को गिरवी रखा गया है और जेल भेज रहे हैं इस देश के किसानों को। यह नरेंद्र मोदी की असलियत है। प्लीज स्टिक टू दिस इकोनॉमिक इशू दैट आई हैव डिस्कस्ड। जी क्या है इतनी उनकी आवाज पे हमारी आवाज पे इसको परेशान करते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। पहला सवाल तो यह है कि मैम 10 दिन होने जा रहे हैं रिजल्ट आने के महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के, अभी तक सरकार की शक्ल सामने नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईएम जयशंकर ने आज सदन को जवाब दिया है और सदन को जानकारी दी है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ है मामला और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बहुत सारी जमीन हमारी चीन के कब्जे में है। चलो जब जागे तभी सवेरा, सच तो बोल रहे हैं सदन में। जयशंकर जी से इस देश को 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, आपके प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आपने कहा हमारी जमीन कब्जे में है चीन के, चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है। जब यह बात राहुल गांधी कहते हैं तो आपकी सरकार डिनाई क्यों करती है? आप खुद ओछी गंदी बातें क्यों करते हैं? आप खड़े होकर जब बोलते हैं हम छोटी अर्थव्यवस्था, वो बड़ी अर्थव्यवस्था, हम क्या कर सकते हैं, आप हमारी सेना का मनोबल क्यों तोड़ते हैं? 20-20, 25-25 कोर कमांडर लेवल की बातें हो चुकी हैं। एक ही सवाल है चीन के मामले में, 2020 की अप्रैल की यथावत स्थिति कब बनेगी? अगर वो नहीं बन रही है तो ये सारी बातें जबानी जमा खर्च है। और इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि चीन उन मीटिंग्स में प्रधानमंत्री की बात को कोट करके कहता है, आपके प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं। उस एक बिना पलक झपकाए झूठ की कीमत यह देश चुका रहा है। पहली बात मैं यह कहना चाहती हूं। दूसरी बात, जयशंकर जी से एक और पूछना चाहती हूं, क्योंकि पूरा देश व्यथित है, पूरा देश परेशान है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। और जब यह सवाल सदन में उठाया गया, सवाल सदन में रखा गया, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? एमईए की तरफ से जयशंकर जी ने लिखित जवाब देके कहा, हमने बांग्लादेश सरकार से चिंता जाहिर कर दी है, अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। आप ऐसे पलड़ा झाड़ लेंगे? हमारे साधु संत, हमारे पुजारी वहां पर गिरफ्तार हो रहे हैं, हमारे लोग वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? किस बात के आप विश्व गुरु, विश्व बंधु, पता नहीं कौन कौन विश्वदाता बने पड़े हैं? आप तो वॉर रुकवाते थे, हमारे लोगों को भी बचा नहीं पा रहे हैं। और पलटकर एक सवाल आपसे और पूछना चाहिए कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है तो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी किस सरकार की है? शर्म नहीं आती लोगों को ये सारी बातें करते हुए? मैं 2 चीजें ये जयशंकर जी से बोलना चाहती हूं। लेकिन उन्होंने ये एडमिट किया कि चीन हमारी जमीन पर बैठा है, ये बड़ी खबर है, ये बात हम बार बार कह रहे थे, वहां के चरवाहे कह रहे थे, इनके वहां के पूर्व सांसद कह रहे थे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। महाराष्ट्र में देखिए ऐसी गुत्थी है जो सुलझते हुए सुलझ नहीं रही है। मैं उनके लंबी और दीर्घायु की कामना करती हूं, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एजेंसी में देखा कि शिंदे जी की तबीयत खराब है, वो किसी अस्पताल में भर्ती किए गए, अब ठीक है, अच्छा अब डिस्चार्ज हो गए, ईश्वर उनको लंबी आयु दे।
हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की जनता ने एक चुनाव में भाग लिया, उसके बाद क्या हुआ वो तो चल ही रहा है, मामला ईवीएम का जो जादू चला। लेकिन उसके बाद सरकार क्यों नहीं बन रही है? जिस शिंदे जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, उस शिंदे जी को दूध की मक्खी की तरह क्यों निकाल दिया गया? फडणवीस जी अड़ गए हैं और आला कमान जो है यहां का, मोदी शाह टस से मस नहीं हो पा रहे हैं। फडणवीस जी फंस गई है, पेच फंस गई है। तो देखिए क्या होता है। मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र में अगर ये किसी और राज्य में होता तो कुछ तरह की हेडलाइन होती, पेच फंसा, आला कमान ने हार मानी, टस से मस नहीं होंगे फडणवीस, ऐसी सी बातें लिखी जाती, ऐसी सुर्खियां दिखाई नहीं देती है। बड़े ढंग से उसकी वो हो रही है, अभी मीटिंग हो रही है, फलानी वार्ता हो रही है। ये एक संवैधानिक संकट है और इस संवैधानिक संकट अगर किसी और राज्य में होता तो सुबह से शाम तक चीख चीख कर कमांडो वॉरियर एंकर उस पर शो करते, इस पर कोई शो नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र में एक संवैधानिक संकट है और महाराष्ट्र की जनता ने एक सरकार डिजर्व करती है। बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार की गुत्थी जो है वो सुलझे तो एक सरकार बने। Stated that his visit should be postponed, citing the prohibitory orders. I will first answer that question in English and in Hindi. I have also been told that he is likely to visit Sambhal. Why is the UP police so scared to not let anybody visit Sambhal? The reality is that you think things are under control. That's what the UP police is saying. So why can people not visit? And what are these people going to do? They are going to meet bereaved families. He is going to go and appeal for peace. Why can he not visit Sambhal? What is it that the UP government wants to hide? What is it that it wants to shroud in secrecy? These are some very valid questions. I also feel that the police bullet has killed 5 youngsters. The police claims that 30 of their own have been injured. If violence has happened at that level, should political leaders not be allowed to go and appeal for peace? Why is the UP government running helter-skelter? And this is a pattern. The UP government prohibited political leaders from going to Hathras. We know the truth. They prohibited political leaders to go to Unnao. We know that Sengar was found guilty of the charges. They prohibited us from visiting Lakhimpur. We know how Tenny's son actually mowed farmers under his jeep. He's still languishing in jail. That's the reality. The UP government has a pattern. What is it that you want to hide is a question we are raising. As leader of India's opposition, he has every right. It's his constitutional duty. It is Rahul Gandhi's constitutional duty and right to go and appeal for peace in an area torn by strife and violence. मैं इसको हिंदी में बोल देती हूं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते श्री राहुल गांधी को संवैधानिक अधिकार है, उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि इस देश में कहीं पर भी अगर ताना बाना टूट रहा हो तो वो शांति की अपील कर सके। यूपी सरकार किस बात से डर रही है? वो राजनीतिक लोगों को क्यों नहीं वहां जाने देना चाहती है? राजनीतिक लोग जाके क्या करेंगे? शोक संतप्त परिवारों का ढांढस बंधाएंगे, शांति की अपील करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सामान्य हो रहा है तो लोगों को जाने दीजिए। किस बात से डरते हैं आप? 5 नौजवानों की पुलिस की गोली से हत्या हुई। पुलिस का कहना है कि हमारे 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। इतनी अराजकता हो गई तो जाने दीजिए राजनीतिक लोगों को। यह यूपी सरकार का एक पैटर्न है। हाथरस के गैंग रेप में उन्होंने नहीं जाने दिया था, सबको असलियत पता चली। लखीमपुर में जब किसानों का नरसंहार हुआ, नहीं जाने दिया, सबको असलियत पता चली। उन्नाव नहीं जाने दिया, कुलदीप सिंह सेंगर हत्या और रेप के दोषी पाए गए, सबको असलियत पता चली। यूपी सरकार क्या छुपाना चाहती है संभल में? अगर आपका दामन साफ है तो राजनीतिक लोगों को जाने दीजिए और राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पूरा हक है कि वो वहां जाएं। उन्होंने जाकर मणिपुर में भी लोगों के आंसू पोंछे थे और संभल में भी वो लोगों के आंसू पोंछेंगे। Supriya ji, as you have said that there is a constitutional crisis in Maharashtra, do you demand president's rule there? I demand that the people of Maharashtra deserve to have a government, and if the BJP cannot provide them with a government, yes, that is an option. President's rule is an option.
Because the reality is that elections were held on the 20th, 23rd, the counting happened. Today is the 3rd of December. We have spent 12 days waiting for a government that doesn't seem to be being formed. Because Mr. Fadnavis and Mr. Shinde and Mr. Ajit Pawar can't see eye to eye, and Mr. Modi and Mr. Amit Shah have been held to ransom. But why should a constitutional crisis be allowed to brew in a place like Maharashtra? Doesn't Maharashtra deserve better? That's what we are asking for. और कोई सवाल? बहुत धन्यवाद आप लोगों का.